जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। कोई बढ़ती महंगाई की दुहाई दे रहा है, तो कोई बढ़ते खर्च की दुहाई दे रहा है और चाहता है कि बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को राहत दे ताकि वो अपने पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख सकें। और ये संभावनाएं उम्मीदें और ज़्यादा प्रबल इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट है। यानी सरकार जो भी अगर चाहती है कि मिडिल क्लास को कुछ राहत देना है या फिर उनको लुभाना है, तो ये एक आखिरी मौका कह सकते हैं। इसलिए टैक्स पेयर्स की खास उम्मीदें टिकी हुई हैं और ये उम्मीदों पर कितना सरकार खरा उतरेगी, बजट में कितना कुछ हो पाएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे टैक्स गुरु के बजट स्पेशल के इस खास एपिसोड में। और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, शरद कोहली साहब हैं, और अहमदाबाद से विशेष रिक्वेस्ट पर हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश पटेल साहब। तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और आप लोगों से चर्चा करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आम लोगों की राय क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं बजट से। इस बार मैं बजट में वित्त मंत्री से ये उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने अभी कमाना शुरू किया है, तो मुझे ये चाहिए कि मैं जितनी इन्वेस्टमेंट करूँ उतना डिडक्शन क्लेम कर पाऊँ ताकि मैं अपना फ्यूचर सेव बना पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि वित्त मंत्री जी 80C की डिडक्शन को 1.5 लाख से बढ़ा के कम से कम 2.5 लाख तो कर दें ताकि मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर पाऊँ, PPF में इन्वेस्ट कर पाऊँ, डिडक्शन क्लेम कर पाऊँ। जैसे एक छोटा सा दूध जो हर एक को ज़रूरत पड़ती है उसकी बात करें, 6 महीने पहले ये 59 रुपीज़ पर केजी था मदर डेयरी का दूध दिल्ली में, अब 66 रुपीज़ पर केजी है। 7 रुपीज़ बढ़े विद इन 6 मंथ्स। आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमको जो हमारी इनकम तो रिड्यूस हो गई ना, सैलरी तो मुझे उतनी ही मिल रही है जो मेरा पैकेज था, लेकिन 35% इन्फ्लेशन होने से मेरी 30% 25 to 35% इनकम कम हो गई। तो रिबेट मिलना चाहिए इनकम टैक्स में मुझे, इन्फ्लेशन रिबेट, वो किसी भी फॉर्म में हो। जो टैक्स सरकार ने पहले लगा रखा है 2.5 लाख से का स्लैब बना रखा है, जबकि 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं है, तो इस 2.5 लाख के टैक्स का कोई औचित्य नहीं बनता। मुकेश जी, आप हमारे दर्शकों के जो ख्वाहिश है उसको आपने सुन लिया होगा। इसमें सबसे पहला मुद्दा उठाऊं वो था 80C का दायरा क्यों नहीं सरकार बढ़ा रही है। आप इस मांग से कितने सहमत हैं? जी, मैं लक्ष्मण जी इस मांग से पूरी तरह सहमत हूं। पूरी तरह सहमत। मैं ये मानता हूं कि ये जो आज 1.5 लाख की लिमिट है वो बहुत कम है, और इसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि जैसे बम्बई की लोकल ट्रेन के डिब्बे में कितनी वो भीड़ भाड़ हो जाती है तो किसी को खड़े रहने की भी जगह नहीं है, तो ये 1.5 लाख के अंदर आपने इतनी सारी स्कीम्स को सब बिठा दिया है। तो टैक्स पेयर इतने सालों में हमारी एग्जम्पशन लिमिट्स बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़े, जैसे सब हमारे दर्शकों ने भी बताया, पर ये 1.5 लाख की लिमिट अब 1 लाख की 1.5 लाख 2014 में हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, समझिए इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिल्कुल ये एक सीधा साधा रास्ता है कि हम 80C की लिमिट को बढ़ाएं और 2.5 लाख तक ले जाएं। 2.5 लाख तक ले जाएं। कोहली साहब, मुकेश जी कह रहे हैं कि 80C की लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दें, आपकी क्या राय है? कुछ टैक्स पेयर्स, आपने जैसे बात करी, मैं भी कुछ टैक्स पेयर से मिला तो वो पिछले बजट्स को याद करते हुए बोले ना डिडक्शन, ना एग्जेम्पशन, ना रिलीफ, फिर भी पिछले बजट्स की हम करते रहे तारीफ। तो अब ये 80C जो है ना, तो 80C ये SEE लग जाना चाहिए। अब 80C इसको देखिए, वाकई में 1.5 लाख आप लगाइए, PPF भी उसमें, NSC भी उसी में, हाउसिंग लोन रीपेमेंट भी उसमें, बच्चों की ट्यूशन फी भी उसी में, ELSS भी उसी में। बिल्कुल आप मुकेश भाई ने जो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल मैं तो कहूंगा एक छोटे से कमरे में सबके सब जैसे बंद हो जाते हैं, खड़े होने की जगह नहीं। जी हाँ, ये आउटडेट हो चुकी है। अगर सेविंग्स को बढ़ावा देना है तो आपको ये बढ़ानी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा आउटडेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा आउटडेट हो चुकी है, तो बढ़ानी ही पड़ेगी। एक विकल्प ये आता है गौरी कि आप इसके दायरे को बढ़ाइए या फिर इसमें से कुछ आइटम को निकाल दीजिए बाहर, इसका एक अलग सेक्शन के तहत आप उसको डिडक्शन दीजिए, तो ये कितना सही होगा? देखिए, इसमें देखने के कई तरीके हैं। 80C में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे अगर हम आपके एक्सपेंसेस को और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को अलग कर दें, 2 भाग में बांट दें,
या हम कंपलसरी जो आपकी जैसे आपका पीएफ कंपलसरी कटता है उसको बाहर कर दें, या ईएलएसएस ताकि हम इक्विटी को बढ़ावा दें तो हम ईएलएसएस को बाहर कर दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटीसी की लिमिट शायद नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि सरकार अब न्यू रिजीम की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है और वो न्यू रिजीम को ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहती है। हालांकि मुझे नहीं लगता वो इतनी सक्सेसफुल है, बट सरकार चाहेगी कि न्यू रिजीम को ज़्यादा देखे। तो ओल्ड रिजीम में कितना चेंज होता है मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। मैं मुकेश जी से पूछूंगा, क्योंकि मुकेश जी हम लोग के बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो सरकार के भीतर भी घुसे रहते हैं, उनसे को भी सलाह मशवरा देते रहते हैं। तो मुकेश जी, ये जो गौरी ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि आप कुछ चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, पीएफ तो कटना ही कटना है। इस तरह के जो बिल्कुल ही स्वाभाविक से डिडक्शन होते हैं उसको आप एटीसी में क्यों जबरदस्ती को रखे रहते हैं? ये आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, मैं अब ओल्ड वर्सेस न्यू की बात छिड़ गई है। नहीं, ओल्ड वर्सेस तो न्यू पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। ओल्ड वर्सेस न्यू पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल एटीसी के बात करते हैं, उसके बाद मैं उस पे आऊंगा। हाँ, एटीसी के ओके, एटीसी में आई एग्री विथ गौरी, शी हैज अ पॉइंट कि जो हमारे एलोकेशंस हैं, एक्सपेंसेस जैसे कि चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस है वगैरह जो है, उसको आप अलग से करिए, और जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप अलग से करिए। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई लोगों को आपको उनको एनकरेज करना है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो फोकस होना चाहिए। आप जैसे हाउसिंग के इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट करते हैं या बच्चों की ट्यूशन फीस को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये सब को एक कंपार्टमेंट में जो डाल दिया है उसको आई थिंक वी नीड टू सेपरेट इट, यू नो, विथ अ लिटिल मीनिंगफुल एंगल। तो ये जरूर इसका फायदा हमें मिल सकता है। कोहली साहब, ये जो सेपरेट करने की बात हम लोग कर रहे हैं या फिर एटीसी का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका क्या कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी सरकार के ऊपर होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दो धारी तलवार है। जहां आप जब एटीसी का दायरा बढ़ाते हैं तो नेचुरल बात है टैक्स कलेक्शन पे असर होता है। आप हम तो बोलते हैं आप इन्वेस्ट करिए, आपका 30% टैक्स बचता है, हर 10,000 पे 3,000 रुपए बचते जाते हैं। तो एक तरफ, पर दूसरी तरफ ये भी तो सच है लक्ष्मण कि इससे सेविंग्स को बढ़ावा मिलता है। पर ये सेविंग्स में भी एक कैच है, क्योंकि सेविंग, मान लीजिए आप पीपीएफ एनएससी की बात करें, इसको हम पब्लिक डेट में लेते हैं, सरकार के खाते में जाती है, इसका ब्याज सरकार देती है, तो वो इंटरेस्ट लायबिलिटी भी बढ़ती है। तो इसी ये दो धारी तलवार है, इसीलिए बैलेंस पर ये बात सही है। मुझे लग रहा है सरकार का नजरिया है कि अब डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का जमाना लद गया। कुछ और भी तो दस्तूर है जमाने में, कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे अब कहीं जब गौरी ने बात छेड़ी है तो मुझे भी लग रहा है कि ये, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी करेगी। हालांकि मैं जोड़ना चाहूंगा, इलेक्शन से पहले का आखिरी पूरा साल है, तो सरकार के पास एक मौका है आम जनता को खुश करने का। भले ही वो जनता की गिनती 1.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक है, पर कुछ ना कुछ सरप्राइज इसमें लक्ष्मण लग रहा है इस बार बजट में हो सकता है। हालांकि इसमें एक चीज और है गौरी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि कुछ चीजों को अलग कर लीजिए, लेकिन कई सारी चीजें हैं जिसकी सीमाएं कई सालों से चली जा रही है, जबकि उसकी लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। एजुकेशन पे जो डिडक्शन की लिमिट है, आप देखिए कितना कम है, वो कई सालों से चला, जबकि एजुकेशन कितना महंगा हो रहा है। आप मेडिकल पे डिडक्शन देते हैं, आप बुजुर्गों के लिए देते हैं, जो युवा है वो भी तो अपने मेडिकल की चिंता करते हैं, तो वहाँ भी एक मांग आ रही है। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मुझे सबसे अच्छा सेक्शन एजुकेशन का लगता है, क्योंकि एजुकेशन पे क्या है कि जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो तो आपको सारा मिल जाता है। तो ये एक ल्यूक्रेटिव सेक्शन मुझे लगता है पर्सनली की है। वैसा ही 80D को भी बना देना चाहिए। जैसे आपने मेडिकल की बात की, तो मेडिकल की लिमिट अगर हम देखें तो हमारे लिए एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 25,000, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। तो यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, स्पेशली कोविड में इतना खर्चा हुआ, कोविड के बाद लोग थोड़े से डर गए हैं। छोटा सा भी खांसी जुकाम भी होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, इलाज कराते हैं, 100 टेस्ट करा लेते हैं, तो बहुत सारा खर्चा बढ़ गया है। तो इसकी लिमिट को या तो लोगों ने टॉपअप भी कराए हैं, अपने प्लान रिवाइज कराए हैं, तो उनका तो जो उस हिसाब से प्रीमियम एग्जेम्पशन को भी रिवाइज उसको बढ़ाना चाहिए, या पूरा खर्चा ही एक लिमिट तक 1 लाख 2 लाख खर्चा ही अलाउ कर देना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण सुझाव है, लेकिन सारे सुझाव जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को बेहतर कैसे आकर्षक बनाया जाए, उसमें कैसे लोगों को राहत दी जाए, इसको लेकर के। लेकिन कोहली साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि सरकार का पूरा फोकस ये है कि न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षित बनाया जाए। तो न्यू टैक्स रिजीम को कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है और क्या ओल्ड को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, और काफ़ी ज्वलंत चर्चा है, क्योंकि इस बार बजट से उम्मीद भी की जा रही है कि न्यू टैक्स रिजीम में शायद सरकार कुछ बदलाव करे। लेकिन इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल टैक्स गुरु। और बजट में सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स पेयर्स की उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरेगी, सरकार की सीमाएं क्या, इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं हम। और हमारे साथ बने हुए हैं तीन खास मेहमान। मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से हैं, शरद कोहली जी हैं, गौरी चड्ढा जी हैं। तो इन तीनों से बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले चलेंगे मुकेश जी के पास। मुकेश जी, एक जो वर्ग है जो हम हर बजट में अपने आप को थोड़ा सा ठगा सा महसूस करता है, वह है नौकरी पेशा वर्ग। तो नौकरी पेशा वर्ग के लिए आप कुछ विशेष सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, मैं इनका बड़ा एडवोकेट हूं कि सैलरी टैक्स पेयर्स आर परहैप्स द मोस्ट ऑनेस्ट क्लास, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है टैक्स देने के सिवा। उनके सैलरी में से, वेतन में से टीडीएस कट जाता है। औरों को तो ऑप्शन है कि हमें क्या दिखाना नहीं दिखाना। तो सैलरीड क्लास को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें, जैसे भाई साहब ने आगे बताया था कि देयर इज इन्फ्लेशन राइज, तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को इन्फ्लेशन से लिंक करके हर साल स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ता रहे, ये तो हमें मिनिमम करना चाहिए। और दूसरी बात कि ये फर्स्ट स्लैब हमारा 5% का है, फिर आप सीधा 20% पर जंप कर जाते हैं, तो ये भी सही बात नहीं है। यू शुड हैव 5, 10, 20, तो हम समझ सकते हैं। ये दो चीजें मैं खास कहना चाहता हूँ सैलरी टैक्स पे। सैलरीड क्लास के इन्होंने एक बड़ा अच्छा डिडक्शन को इन्फ्लेशन से लिंक कर देना चाहिए, क्यों संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करें तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट सरकार हमें देती है। तो सैलरी में भी तो हमारी सैलरी कम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, और इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर सैलरी को भी उससे लिंक कर दें या डिडक्शंस बढ़ा दें या इस तरह से कहीं लिंक कर दें, क्योंकि जैसे अभी मुकेश जी ने भी बोला 2014 में ये लिमिट बढ़ी थी 80C की, तो अब हम 2023 में खड़े हैं। इतने सालों से हमारी कोई लिमिट ही नहीं बढ़ी है। ज़्यादातर लिमिट जो मेन कॉमन सेक्शंस हैं उनकी लिमिट नहीं बढ़ी है। तो डेफिनेटली उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उतनी बढ़ जानी चाहिए कि इतने सालों का जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्ट हो जाए। ये सब सुन रहे होंगे तो हमारे कोहली साहब कह रहे होंगे कि ये लोग बात कर रहे हैं सब ओल्ड टैक्स रिजिम को ज़्यादा बेहतर बनाने की, लेकिन सरकार का फोकस ही अलग है, वो तो न्यू टैक्स रिजिम को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहती है। तो आपके हिसाब से ओल्ड को छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा ओल्ड को छोड़ देना चाहिए, सरकार तो चाहती है। इतने लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए बेनिफिट लेते हैं। मुझे लग रहा है न्यू टैक्स रिजीम, लक्ष्मण मुझे याद दिलाती है कभी कभी किसी मूवी से बहुत उम्मीद होती है कि ये बम्पर करेगी जब रिलीज होगी, और वो होता पहले दिन फ्राइडे को फ्लॉप हो जाता है। हाँ, तो ये न्यू टैक्स रिजीम, मैं ये तो नहीं कहता कि फ्लॉप हो गई, पर इसके लेने वाले बहुत कम थे। तो अब मुझे लग रहा है सरकार किसी तरह न्यू टैक्स रिजीम बड़े शौक से लाई गई थी। आप भी इस बात को जानते हैं, आप तो गलियारों से ऐसी खबर निकालते हैं जो किसी के पास होती नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसको लुभावना बनाने के लिए प्रयास इस बार किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्लैब बनाए गए, ये 5, 10, 15, 20, ये बड़े हिसाब से बनाए गए हैं, और कुछ हो सकता है इसमें डिडक्शंस ला दी जाएं। तो मुझे लग रहा है लक्ष्मण की ये जो अभी नई रिजीम है और अभी ओल्ड रिजीम है, कहीं उसके बीच में जाके ये समन्वय बैठने वाला है। मतलब कि डिडक्शंस भी रहेंगी और वो नए रेट्स भी रहेंगे। गौरी, आपके हिसाब से अगर न्यू रिजिम को आकर्षक बनाना तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जो स्लैब्स हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर डिडक्शंस ले आए या कुछ और किया बदलाव तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आम जनता है वो दोनों स्लैब रेट्स में ही उलझी हुई है कि हम ओल्ड लें न्यू लें, कौन सा बेटर है, उनको अभी यही नहीं समझ आ रहा। अब इसमें अगर हम ऐसे चेंजेस करेंगे कि इसमें चलो हम आपको 80C तो दे देते हैं, 80D तो दे देते हैं, बाकी नहीं देते, तो कन्फ्यूजन मुझे लगता है और बढ़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन होना चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि आपका जो स्लैब रेट है वो थोड़ा सा और कम हो जाना चाहिए। जैसे हर 2.5 लाख पे 5% का गैप है, तो हर 2.5 लाख पे या तो 2.5% का गैप हो जाए, या ऐसा कुछ हो सकता है। मुकेश जी से समझ, मुकेश जी, न्यू टैक्स रिजिम को आकर्षक बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं ये मानता हूं कि न्यू टैक्स रिजीम हमारे सेटअप में उसका मैं इतना रेलेवेंस नहीं देखता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और ये ओल्ड वर्सेस न्यू में यू आर नाइदर हियर नॉर देयर। मैं ये मानता हूं कि अब इन्होंने ट्राई कर लिया इतने सालों में कि भाई ये हमने न्यू रेजिम को, और मैं ये ज़रूर कहूँगा इट्स नॉट अ फ्लॉप बट सर्टनली इट हैज़ नॉट बीन अ हिट। तो जो उनका नज़रिया था
और इसमें आपने क्या है कि हर बार आपने ये छुट्टी भी दे रखी है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो ओल्ड में जाइए, न्यू में जाना चाहते हैं न्यू में जाइए। तो ये जो अवढव में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं गौरी से एग्री करता हूँ। सो इन माय ओपिनियन एक बार आपने ये ट्राई कर लिया, यू शुड मेक अप योर माइंड। और मैं कहता हूँ हमारे पूरे सेटअप के लिए एजुकेशन, हाउसिंग, मेडिकल रिलीफ, ये सब चीज़ों पर जो फोकस होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द ओल्ड स्कीम। हालांकि मेरा जो आपने सुझाव दिया कि एक बार जिसने डिसाइड कर लिया उसको डिसाइड कर देना चाहिए, उस पर वापस लाने के पीछे हटने का जो दरवाज़ा खुला रहता है उससे कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। हालांकि मेरी राय इसमें यह है कि हम लोग जिस मानसिकता के लोग हैं कि नए चीज़ों को अपनाने में थोड़ा सा हिचकते हैं। जब पुरानी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं तो कहते चलने रहने दो, नई चीज़ों को तभी अपनाएंगे जब ये लगे नई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर हम वापस पुराने पे आ जाएंगे। तो जब पुराने पे आप वापस आने का रास्ता बंद हो जाएगा तो नए के प्रति लोगों का आकर्षण शायद और कम ना हो जाए। खैर ये मेरी अपनी राय है। कोहली साहब, मेरा ये कहना है कि जब हम लोगों ने एक शो भी किया था जिसमें ये किया था कि किसको नए रेजिम में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, तो हम लोगों ने पाया कि एक तय सीमा तक सैलरी पाने वाले लोगों के लिए अगर नए में जाते हैं तो उनका जो टैक्स की देनदारी वो बढ़ जाती है। अब जो मेरे जानकारी है वो है कि सरकार कोशिश ये करना चाहती है या फिर करना भी चाहिए कि आप टैक्स की देनदारी दोनों पे बराबर रखिए, तभी लोग न्यू में आएंगे। अब न्यू के मुकाबले ओल्ड में टैक्स की देनदारी अगर बहुत कम होगा तो लोग नहीं आएंगे न्यू में। तो इसको करने के लिए टैक्स की देनदारी बराबर रहे, लोग आकर्षित हों, क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप हमें ज्यादा हिमायती दिखते हैं न्यू टैक्स रिजिम के। बिल्कुल, मुझे लगता है लक्ष्मण के जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि समन्वय मुझे कहीं बीच में लगता है, एक एक्सट्रीम है दूसरी एक्सट्रीम है। क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर आप हाउसिंग लोन की डिडक्शन है, अब हाउसिंग लोन की डिडक्शन आप अगर ओल्ड छोड़ते हैं और आपने तो मकान लिया है 15-20 साल का आप लोन देते हैं और आपने इसी इंसेंटिव से लिया था आपने, अब आप ओल्ड न्यू में चले जाते हैं तो आपका तो सारा वो हाउसिंग लोन लेना ही एक तरह से बेकार हो जाता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे समन्वय बीच में इसलिए लगता है कि मुझे लग रहा है न्यू रेजीम सुदृढ़ बनाई जाएगी और कुछ डिडक्शंस जो ओल्ड में मिलती हैं वो अब नई में दी जाएंगी। तो ये मैं बीच में जो कह रहा था, बीच का मतलब यही है कि आप ओल्ड मत छोड़िए, न्यू पे पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही तो न्यू को ही लुभावना बनाया जाएगा जिससे ज्यादा लोग न्यू की तरफ जा सके, ओल्ड को छोड़ सके। क्योंकि टैक्स का सिंप्लीफिकेशन मुझे लग रहा है लक्ष्मण इस सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट एक ध्येय है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस टैक्स को सरल करने की पूरी कोशिश सरकार करेगी इस बजट में। और अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे जिसकी मांग सबसे ज्यादा हो रही है, वो यह है कि 2.5 लाख इनकम टैक्स छूट की सीमा को क्यों सरकार पकड़ कर बैठी है, उसको क्यों नहीं बढ़ा रही है। इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु बजट स्पेशल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस शो में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि सरकार को टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए इस बजट में। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, गौरी चड्ढा, शरद कोहली साहब हैं, मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकेश जी आपके पास चलूंगा मैं। एक हमारे दर्शक ने कहा भी, आपने शो के शुरुआत में सुना भी होगा कि 2.5 लाख के को पकड़ कर सरकार क्यों बैठी है, 2.5 लाख की सीमा क्यों नहीं बढ़ा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों की आमदनी कम हो जा रही है, रोजगार एक बड़ी समस्या है, तो आप इस 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में हैं? मैं ये 2.5 लाख को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन
साथ साथ मुझे ये भी कहना चाहिए कि रिबेट जो है, जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है अभी 5 लाख का, उसको बढ़ाना चाहिए। और हमारे जो रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स, माना जो 5% के बाद सीधा 20% का जंप आता है, उसको रैशनलाइज करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? सरकार ये चाहती है, और ये बिल्कुल सही इसका नजरिया है, कि वी डू नॉट वांट टू रिड्यूस और मेक द टैक्स बेस स्मॉल, क्योंकि रिटर्न्स भरेंगे। आज समझिए करीब 7.5-8 करोड़ ITR भरते हैं पूरे देश की इतनी आबादी में भी। तो ये रिटर्न्स कम हो जाएंगे। फिर अब रिटर्न नहीं भरेंगे तो यू विल नॉट हैव ट्रैक, जो सरकार का पूरा इनसाइट का प्रोजेक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। और हर एक देश में रिटर्न्स भरने वालों की संख्या होनी चाहिए। तो और ये 2.5 से 5 करते हैं तो आपको फायदा क्या होता है? केवल 12,500 रुपये का, और वो करोड़पति को भी मिलता है। तो इसकी जगह ये 12,500 का फायदा अगर आप रिबेट में ही उसको इनबिल्ट कर लें तो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। और जिसको जरूरत नहीं है उसको आप नहीं देके भी अच्छा काम कर पाए। ठीक है, कोहली साहब, आप सहमत हैं इससे कि नहीं बढ़ाना चाहिए 2.5 लाख किसी में? देखिए लक्ष्मण, 7 करोड़ के करीब रिटर्न्स आई और असल में टैक्स 1.5 करोड़ लोगों ने दिया। तो इसको देखते हुए सरकार को ये लगता है भाई पहले ही 130-40 करोड़, हम शायद इस साल दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड हो जाएं, तो 130-40 करोड़ में कुल 7 करोड़ रिटर्न्स आती है। टैक्स देने वाले कुल 1% रह गए, मोटा मोटा आप देखिए। तो मुझे लगता है 2.5 लाख बढ़ाने पर इसमें समस्या ये है कि आप जो 2.5 लाख से बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से वो नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाना? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो लोग हैं, हालांकि उनकी गिनती बहुत कम है, और उनसे आप मैक्सिमम टैक्स 12,500 ले सकते हैं, जो अभी मुकेश भाई ने बताया। तो मुझे लग रहा है कि टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए और कदम उठाने चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख वालों के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं पड़ता है। और आप 87A का जो रिबेट है, वो रिबेट आपको वैसे ही मिल जाता है। तो मैं इसको बढ़ाने का मतलब कोई फायदा नहीं है, एक सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। और उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए जो 5 लाख से नीचे के हैं, मुझे लग रहा है टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए सीरियसली सरकार को कदम इस समय उठाना चाहिए। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा भी व्यू सेम है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन रिबेट अगर बढ़ा सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूंगी कि हम ज्यादा उम्मीद ना रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद एक इंटरिम बजट भी आना है। और अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछली बार भी इंटरिम बजट में पीयूष गोयल जी ने रिबेट को बढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि ये इंटरिम बजट में इस साल ज्यादा राहत देंगे रादर देन कि इस बजट में आपको राहत मिले। गौरी ने पहले ही सेफगार्ड ले लिया कि इस बार अगर कुछ निराशा हाथ लगे तो निराश मत होइएगा, एंटी बजट से उम्मीद बना के बैठ जाइएगा, शायद वहां पे कुछ आपको मिल सकेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बहुत ही बेशकीमती सिफारिश देने के लिए। तो ये हमारी तरफ से, हमारे टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से अपेक्षाएं हैं, जो हमारे दर्शक उनकी अपेक्षाएं कि सरकार बजट में टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए ये कदम उठाने पर विचार करे। खैर, बजट पेश होगा तो देखते हैं कि वित्त मंत्री इन सुझावों पर कितना अमल कर पाती हैं। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।